तो बिहार जीके से रिलेटेड ये रहेगा बिहार स्पेशल, स्पेशली फॉर इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि थ्योरी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं लगभग 1 घंटा के आसपास से, ये 2 घंटे जितने भी हो बिहार जीके रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए देखने वाले यानी क्वेश्चन आंसर के साथ चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करके आप दीजिएगा। तो फिर आपको जितने भी लूसेंट का और अन पब्लिकेशन का एडिटोरिया का मेरे पास बुक है, क्वेश्चन है टिक लगा हुआ, मैं आपको पीडीएफ कर सकता हूँ या फिर आपको हम क्वेश्चन सारा सॉल्यूशंस दे सकता हूँ वीडियो बनाकर 1-2 घंटे जो भी लगेगा टाइम, उसमें हम टाइम लगेगा। जीके का इसमें थ्योरी के सिलेक्शन रहेगा, बीके हार जीके का जितने भी इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो थ्योरी आप सुन लीजिएगा 1-2 घंटे का आएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए इसको, या फिर आप डाउनलोड करके रात में सुनते रहिए। मुझे व्यूज से मतलब नहीं है, सब्सक्राइब करने से कोई मतलब नहीं है, हालांकि बोल देता हूँ आपको करना है कीजिए, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं। बिहार टीचर्स के लिए रहेगा, बिहार एसआई के लिए रहेगा, बिहार जो एसएससी या फिर अन कंपटीशन के लिए देने जा रहे हैं सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। सीधे अब चलते हैं यूपीएससी या जितने भी। गया जिले के शेर घाटी के से प्राचीन मानव अस्थियां का साक्ष्य मिला है। बिहार का प्राचीन इतिहास के पाषाण काल से पुराने पाषाण काल और स्थल बिहार में संबंधित सारी चीजें हम जानेंगे। पुराने पाषाण काल में जो भी साक्ष्य मिला है बिहार के नालंदा, गया, मुंगेर और आपका भागलपुर में मिला देखने को मिलता है। नालंदा का जेडियर घाटी जो है आपका है, नालंदा का जेडियन घाटी मिलता है, गया का पेड़मार घाटी मिलता है, मुंगेर में आपका भीम बांध एवं पेशरा घाटी देखने को मिलता है, भागलपुर में आपका राज पोखरन घाटी मिलता है, पश्चिम चंपारण में आपका वाल्मीकि नगर देखने को मिलता है। ये चीजें इन सभी जगहों के से क्या क्या साक्ष्य मिला है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। नालंदा जो आएगा जेडियन घाटी, गया पेमार घाटी, मुंगेर में भीम बांध एवं पेशावर घाटी है, भागलपुर में राजपोखर घाटी है और पश्चिम चंपारण में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ क्वेश्चन आती है वाल्मीकि नगर आपको देखने को मिलता है। यहाँ के लोग के जीवन की शैलियाँ क्या आती थी, पूरा पाषाण की घटना के बारे में बता रहा हूँ। जानवरों के शिकार पर निर्भर होते थे ये लोग और चमड़ा उतारने पर निर्भर करते थे, शिकार करते और मछली पकड़ते या कंदमूल या फल इकट्ठा खाते थे। अब इन सभी जगहों के से क्या साक्ष्य मिलता है, तो कुल्हाड़ी मिला है, अस्क मिला है, स्केपर मिला है, छुरिया मिला है, फलक है, खुर्ची जिसको कहते हैं, अर्ध चंद्रकार मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, बिहार के मध्य पाषाण कालीन। बिहार में पुराना पाषाण कालीन के स्थल के जो मध्य पाषाण कालीन के अंतर्गत देखा जाता है और गंडक नदी घाटी में कृषि का बड़े पैमाने पर प्रमाण मिलता है। कृषि के बड़े पैमाने पर विस्तार जो मिलता है कहाँ पर मिलता है, गंगा नदी घाटी में, मगध साम्राज्य के अंतर्गत ये आता है और सोन नदी से बड़े पैमाने पर कृषि का प्रमाण देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं पॉइंट्स। बिहार के निरपेक्ष में नवपाषाण कालीन क्या क्या चीजें मिलता है। समय है 6000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व जिसको कहते हैं, 6000 से लेकर के 1000, इस 5000 के बीच में क्या क्या घटना हुआ। वैशाली के चचेर एवं कुतुबपुर मिलता है वैशाली में। सारण में क्या मिलता है, सारण जिसको चिरांद भी कहते हैं छपरा के आसपास में है, इसमें अस्थि उपकरण का पहला प्रमाण उत्खनन मिलता है यहाँ पर और गंगा नदी के तट पर है सारण। ये पटना में क्या है, मनेर मिलता है, रोहतास में सैनू बाढ़ मिलता है, गया में सोनपुर सोनू बाढ़ मिलता है, तारा हिड्डी मिलता है, फाल्गुन नदी के तट पर ये गया है। नेक्स्ट आते हैं 1962 में उत्खनन खनन में चेर वंश के शासकों के नाम पर रखा गया है। चेर वंशों के शासन काल पर इस सारा चीज रखा गया है। काले चित्रित मृद भांड यहाँ पर मिला है। ये चलिए नेक्स्ट आप चलते हैं, बिहार में पाषाण ताम पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से, सोनपुर मिलता है, चिरांद मिलता है और ताराडीह मिलता है, मणेर है, सैनो बाढ़ है और चचेर है, ये सारी चीजें। और ताम पाषाण कालीन में मनुष्य जो तब पत्थरों के साथ साथ ताम्र यानी तांबा का उपयोग शुरू कर दिया था उस समय। अब वैदिक काल की बात अब जानते हैं, जो क्वेश्चन आएगी सिर्फ इम्पोर्टेंट वो सुनिए। वैदिक काल के बारे में सुनिए, वैदिक काल में क्या आता है। वैदिक काल में आपका इस तरह से देखने को मिलता है, उत्तर वैदिक काल यानी या युग कह सकते हैं, इसमें शतपथ ब्राह्मण मिलता है, आर्यों का विस्तार से मिथिला तक हुआ था। आर्यों का विस्तार कहाँ तक, मिथिला जो आपको अभी दरभंगा में पड़ता है या मधुबनी में यहाँ तक पड़ता है। याज्ञवल्क्य का ऋषि मिलता है। राजा जो माधव विदेह जो थे यहाँ के राजा विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार बिहार तक किया था। किसने किया था, तो राजा माधव विदेह। ठीक है, आप प्रारंभिक जानते हैं चरण में, प्रारंभिक चरण में क्या होता है, आर्यों का विस्तार उत्तर बिहार तक हुआ था। मध्य काल में आर्यों ने मगध, अंग, वज्जी विदेह तक विस्तार किया और अंतिम चरण में आर्यों ने पूरे बिहार के विस्तार का किया था। चलिए नेक्स्ट है,
आर्यों का गंगा घाटी के पूर्व की ओर प्रसार का कारण क्या था? लोहे का उपलब्धता यहाँ ज्यादा था। परिणाम ये हुआ कि तेज धारदार हथियार बनाने में सक्षम हो गए। और लाभ हुआ किसमें? कृषि करने में लाभ हो गया। और लाभ इस तरह से हुआ कि नागरीकरण का विकास हुआ, यानी नगरीकरण यानी शहरी की व्यवस्था विकास हुआ। अब आते हैं बौद्ध की भूमिका बिहार में क्या परिप्रेक्ष्य रखता है। बौद्ध भगवान बुद्ध की भूमिका, बौद्ध धर्म की क्या भूमिका है बिहार के परिप्रेक्ष्य में? बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। यहाँ पर त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में लिखी गई है। रचना किसने किया था? सुत पिटक ने किया था। रचना आनंद ने किया था। आनंद। सुत पिटक किसने किया? आनंद ने। इसके कई मंडल हैं जिसको हम बताते हैं। सुर पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अब या अभिदम पिटक हो गया। सुर पिटक आपका जो कहता है आनंद ने, और विनय पिटक की रचना है उपालि के द्वारा। उपालि के द्वारा बौद्ध संघ के नियम एवं कानून आचार इसमें देखने को मिलता है विनय पिटक में। विनय पिटक मतलब समझ लीजिए, मैंने इसके बारे में जीके में भी कंफर्म किया। और अभिदम पिटक में क्या होता है? गोला मुगलई पितस्य तीस यानी बौद्ध दर्शन का वर्णन मिलता है। अब सुर पिटक, अगर इसका वीडियो चाहिए, अगर स्पष्ट रूप से कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अनलिस्टेड फॉर्म में आपको चाहिए, कांटेक्ट हमें कीजिएगा। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए सुर पिटक के बारे में थोड़ा जानते हैं। सुर पिटक सुत पिटक जिसको आनंद ने रचा था, इसमें कई मंडल होते थे, कई निकाय हैं। दीर्घ निकाय, मंडप निकाय, अंगुत्तर निकाय हो गया, संयुक्त निकाय हो गया, या खुदक निकाय होगा। पहला जानते हैं दीर्घ निकाय क्या होता है। इसमें उपदेश, अष्टांगी मार्ग, महाविनयकर्मण की जानकारी मिलता है। अंगुत्तर निकाय में आपको मिलता है 16 महाजनपाद की जानकारी मिलता है। और खुदक की निकाय होता है बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक कथा का वर्णन मिलता है खुदक निकाय में। चलिए प्रथम बौद्ध संगति क्या क्या है। तो 483 बीसी में यानी बिफोर क्राइस्ट में, ईसा पूर्व में राजगीर में पहला हुआ। अजात शत्रु के शासन में उनमें महाकश्यप था। और उसके बाद सुर पिटक एवं विनय पिटक का संकलन था यहाँ पर 483 ईसा पूर्व में। फिर से बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। 483 बीसी में राजगीर में पहला हुआ था बौद्ध संगति। और उसके बाद अजात शत्रु था। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अजात शत्रु शासन काल था। महाकश्यप ने सब देखा था। और सुर पिटक एवं विनय पिटक का संकलन हुआ था। इसके 100 साल बाद यानी कि 383 बीसी में वैशाली में हुआ। और कालाशोक उसमें शासक था। और शवागामी ने इसका संचालन किया। और स्थावीर एवं महासंघिका के में विभाजन हुआ था। यहाँ पर स्थावीर एवं महासंघिका के में विभाजन हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बातें करते हैं। हुआ था नेक्स्ट संगति आपका 255 बीसी में। 255 बीसी में पाटलिपुत्रा हुआ जो अभी पटना में है। अशोक उसका शासनकाल था। अब मोगली पुत्र जिसको कहते हैं मोगली पुत्र इसके संचालक थे। और अभिदम पिटक की रचना इसमें हुई थी। अभिदम पिटक की रचना इसने किया था। लास्ट प्रथम शताब्दी में कुंडल ग्राम कश्मीर में हुआ था। कनिष्क किसका शासनकाल था। वसुमित्र और अशोघोष ने इसका संचालन किया था। और यहाँ पर हीनयान महायान में विभाजन हो गया था। ये घटना घटी थी। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। दूसरा बौद्ध संगति जो होता है मतभेद हो जाता है। यहाँ पर दूसरा बौद्ध संगति यानी वैशाली में 383 बीसी में काला अशोक के समय। बुद्ध के मूल शिक्षा में जो विश्वास करता था वो स्थावीर एवं थेरावादी में कहा जाता था। प्रवर्तक का महाकचायन कहलाया। जो बुद्ध के शिक्षा में परिवर्तन चाहते थे, यानी दो तरह के मतभेद हो गया था। बुद्ध के मूल शिक्षाओं में जो विश्वास करता था या जो बुद्ध के शिक्षा में परिवर्तन चाहते थे, उन्हें महासंघिका कहा गया। जो बुद्ध के महाशिक्षा में परिवर्तन चाहते थे, बुद्ध के शिक्षा में परिवर्तन चाहता है, उसे महासंघिका कहा गया। और प्रवर्तक हुआ महाकश्यप ने किया था इसका, महाकश्यप। और ऊपर का जो हुआ था यानी बुद्ध के मूल शिक्षा में विश्वास करता था, यानी परिवर्तन नहीं चाहता। जो दिया था बुद्ध भगवान ने शिक्षा, उसी पर विश्वास करने वाला स्थावीर कहलाया। या फिर उसको थेरावादी भी कहा जाता था। प्रवर्तक था महाकचायन। और चेंज किसने करवाया था? महाकश्यप ने चेंज करवाया। नेक्स्ट आते हैं महायान हीनयान चेंज हुआ। तो बुद्ध के शिक्षा में विश्वास करते थे। हीनयान जो थे बुद्ध के मूल शिक्षा में विश्वास करते थे। बुद्ध को साधारण मनुष्य मानते थे। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे हीनयान वाले लोग। महायान वाले लोग सुन लीजिएगा, बुद्ध के मूल विचार यानी शिक्षा में परिवर्तन चाहते थे। बुद्ध को भगवान मानते थे। मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे ये लोग। महायान वाले लोग महान है तो ये सारी चीज महान घटनाएं करने लगे। अब आते हैं जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में बिहार की भूमिका क्या है, तो सुन लीजिए।
और जो लोग देख रहे हैं वो देख भी सकते हैं, क्योंकि 2-2 फॉर्मेट में हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं, इसका सारी चीज़ें आपको बना रहे हैं वीडियो। और कुछ लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड होगा, हाँ, जो कि कांटेक्ट करेंगे और जो उनको रिक्वायर्ड होगा उन लोगों के लिए। आप बाकी आप ऑडियो में सुन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महावीर ने पहला उपदेश आपका राजगीर में दिया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, यानी 4 मूल सूत्र की भी रचना जिसमें होती थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। प्राकृतिक भाषा में इन्होंने सारा कुछ दिया था। 12 अंक की रचना, यानी 12 उपांक की रचना, 10 प्रकीर्णन की रचना और 6 छेद की सूत्र की रचना किया था। महाजनपद काल के बारे में जानते हैं। महाजनपद काल में क्या होता था? एक बच्ची महाजन पद हुआ था। सम्मिलित राजधानी वहाँ वैशाली हुआ करती थी। स्थापना हुआ था 725 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका अपना संविधान था। राजा का चुनाव होता था। यहाँ यहाँ भी सभा का संस्था कहा जाता था। 4400 राजा शामिल इसमें हुआ था। 4400 राजा। गम गाम गामिनी गांव का मुखिया कहलाता था। गांव गामिनी किसको कहते थे? गांव का मुखिया कहलाता। पूर्णगामी किसको कहते थे? औद्योगिक उत्पादन इकाई का प्रधान होता था। निर्णय आपका मतदान के आधार पर होता था। ये सारी। मगध के बारे में जानते हैं। मगध जो है उदयन की हत्या अवंती के राजा पालक ने किया था। उदयन की हत्या अवंती के राजा पालक ने किया था। मौर्य वंश के संस्थापक थे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ब्राह्मण ग्रंथ में से थे। मुद्रा राक्षस में देखने को मिलता है। विष्णु पुराण में ये सारे चंद्रगुप्त के बारे में मिलता है। इन्हें शुद्ध जाति से बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को शुद्ध जाति से बताया गया था। अशोक मौर्य वंश का ये है। अशोक मौर्य बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए मिशनरियों को भेजा था। मिशनरियों को। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन एवं बौद्ध साहित्य में से क्षत्रिय बताया था। जैन जो है तथा बौद्ध साहित्य में इसको चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया था। लेकिन ये सारे जो है, जैसे मुद्रा राक्षस हो गया, जिसका मुद्रा राक्षस का विशाख दत्त ने किया था। विष्णु पुराण या फिर ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारे में इसको शूद्र बताया जाता था। क्षत्रिय कहा तो जैन एवं बौद्ध धर्म में क्षत्रिय का बताया गया। अब आते हैं अशोक के बारे में। कहाँ कहाँ किसने मिशनरी को भेजा था? जैसे महेंद्र एवं संघमित्रा, उसका पुत्री था, श्रीलंका भेजा। महादेव को मैसूर भेजा था। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा था। महारक्षित को चवन राष्ट्र में भेजा था। धर्म रक्षित को पश्चिम भारत में भेजा था और राक्षित को उत्तरी कर्नाटक में भेजा। इससे रिलेटेड मैंने ये टॉपिक कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बताइएगा। और लास्ट वीडियो मैंने ऑडियो रिलेटेड बताया था, पूरा संपूर्ण जीके जीएस यानी पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटी उसमें कवर किया गया था। और साइंस के सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन कवर किए गए। तो पूरा वीडियो एक बार सुनिए। कई लोग कमेंट करते हैं सर सिर्फ हिस्ट्री से जीएस नहीं कंप्लीट होता। बिल्कुल ही जीएस से हिस्ट्री से कंप्लीट नहीं होता है। सारे सब्जेक्ट उसमें कवर किया गया है। लगभग 3.5 घंटे मैंने दिया है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। अब आते हैं बिहार का भूगोल के बारे में जानेंगे। बिहार के भूगोल जो है और क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में जानेंगे। यानी हम डायग्राम की बातें करेंगे। जो देख सकते हैं वो देखिए, जो सुन सकते हैं सुनने की कोशिश कीजिए। यूपी आपका जो है पड़ता है पश्चिम दिशा में, जो कि 8 राज्यों का सम्मिलित रूप है। 8 राज्य कौन कौन से है? 8 राज्य जो है आपका यूपी से सटा हुआ, जो कि पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये 8 राज्य से सम्मिलित है यूपी का भाग पश्चिम में साइड। उत्तर की बात करें यानी कि नॉर्थ की बात करें तो आपका 7 राज्य हैं, 7 जिले हैं जो कि आपका सटे होते हैं नेपाल से। और 8 जिले हैं सटे हुए यूपी से। यूपी से 8 जिले कौन कौन है मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे ऊपर से स्टार्ट करूंगा पश्चिम चंपारण, उसके वो नीचे में आता है गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण, फिर भोजपुर। भोजपुर के बगल में बक्सर। जब पटना आप दिल्ली से पटना जाते हो तो बक्सर और भोजपुर यानी आरा पार करते हुए पटना पहुंचते हैं। ठीक है। और इसके बाद कैमूर, फिर रोहतास लास्ट में मिलता है। रोहतास सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है। आगे देखिए नेक्स्ट में बातें करेंगे। और नेपाल से सटे हुए जितने भी जिले हैं, पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, और आपका शिवहर है, छोटा सा राज्य, छोटा सा जिला सॉरी, और सीतामढ़ी है, फिर मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। ये 7 जो है जिले आपका सटे हुए नेपाल से। और नेक्स्ट नीचे आते हैं आपका
झारखंड से सटे हुए जो है जिले हैं, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, शेखपुरा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, ये सारे। अब बाकी के पूरब की साइड में जो पश्चिम बंगाल आता है, उसमें सटे हुए राज्य हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। बाकी के बीच के राज्य है, जिले हैं जो बता देता हूँ। बीच में सबसे सेंट्रल में आपका कैपिटल पड़ता है, यहाँ बिहार का कैपिटल पटना है। उसके राइट साइड में यानी कि बात करेंगे, लेफ्ट साइड में बेगूसराय है गंगा के उस पार, फिर लखीसराय गंगा के इस पार खगड़िया है, और वैशाली है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, सहरसा है, और राइट साइड में आपके देखेंगे तो नवादा है, मुंगेर है, और ये सारे जहानाबाद, अरवल, नालंदा, टोटल 38 जिला है। अब आगे की बातें हम करेंगे। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें आप सुनते जाइएगा। शिवहर जो है आपका सबसे छोटा जिला है, शिवहर सबसे छोटा जिला है, और उत्तर में सबसे आपका पड़ता है पश्चिम जिला। उत्तर में कौन सा जिला पड़ता है, तो आपका वेस्ट चंपारण यानी पश्चिम चंपारण जिसको कहते हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला यही है, वेस्ट चंपारण ही सबसे बड़ा जिला है। और दक्षिण जिला की बात हम करेंगे तो गया सबसे ज्यादा दक्षिण जिला में आता है, जो झारखंड से सटा हुआ है। चलिए, और पश्चिम में सबसे पूर्वी जिला अगर कहेंगे तो आपका किशनगंज आ जाएगा, किशनगंज ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और पश्चिम जिला की बात करेंगे तो कैमूर आ जाएगा, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। ये सारी चीजें, बाकी मैंने 28 राज्य के बारे में बताया है, आप डायग्राम में देख सकते हैं सारी चीजें। बिहार का सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिम चंपारण है, और नेपाल से सटा हुआ इतने सारे 7 जिले के बारे में। चलिए नेक्स्ट आप बात करेंगे सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला और राजधानी सबके बारे में जानेंगे। तो सुनिए, सबसे बड़ा जिला आपका है पश्चिम चंपारण, सबसे छोटा जिला आपका शिवहर कहलाता है, राजधानी पटना है, और राजगीर नालंदा के जिले में है। गंगा नदी चौसा से प्रवेश करती हुई, कहाँ पर प्रवेश करता है, चौसा आपको बक्सर में पड़ता है, और यहीं से प्रवेश करते हुए पटना होते हुए और आगे पश्चिम बंगाल तक जाती है, भागलपुर होते हुए। औद्योगिक राजधानी अगर किसी को बोलेंगे तो बेगूसराय में औद्योगिक राजधानी, क्योंकि बरौनी जो है रिफाइनरी तेल यहीं पर मिलता है, और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बातें करेंगे यूपी में सटे हुए जितने भी राज्य मैंने जिले हैं वो 8 जिले हैं, वो याद रखिएगा। नेपाल से सटे हुए 7 जिले हैं, और पश्चिम बंगाल से 3 जिले हैं जो सटे हुए। 3 जिले कौन कौन से हैं, तो है आपका पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। और इधर से आगे बात करेंगे, झारखंड से सटे हुए 8 राज्य हैं, जिले हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं, तो आपका बता देते हैं। आपका 8 जिला है औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, और ये सारे चीज, और रोहतास। यूपी से 8 जिला जो है, मतलब झारखंड और यूपी दोनों 8-8 जिला सटा हुआ है, और नेपाल से 7 और पश्चिम बंगाल से 3, तो टोटल 8-8 16 हो गया, 7 16 16 10 कितना हो गया, 26 हो गया। बाकी के बीच में जिले पड़ते हैं। तो नेपाल से बता देता हूँ 7 कौन कौन से जिले सटे हुए हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 7 हो गया ना। पश्चिम और पूर्वी चंपारण 2 हो गया, ये सीतामढ़ी और मधुबनी 4, सुपौल हो गया 5, और अररिया 6, और किशनगंज 7। ये है नेपाल से सटे उत्तर साइड में। और अगर हम बात करें पश्चिम की साइड में, तो पश्चिम में आपका यूपी है। यूपी से सटे हुए 18 जिले कौन है, तो पश्चिम चंपारण आता है, गोपालगंज, सिवान, छाड़ा, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। चलिए नेक्स्ट को अब बातें करेंगे, सुनते जाइए, जो लोग सुन रहे हैं सुनते जाइएगा। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है पूरे इंडिया में। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कहते हैं, पासेस थ्रू द 8 स्टेट इन इंडिया। कौन कौन से स्टेट है वो देख लीजिए इस तरह से। पहला स्टेट है आपका गुजरात, पहले राजस्थान, फिर गुजरात, फिर आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद जिसको करते हैं गुरसीअम्बटम, यानी कि 8 राज्य जो है, यानी कि फिर आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश मैंने बता दिया। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य है। नेक्स्ट है, अब बातें करेंगे भारत में उत्तर पूर्व दिशा में बिहार रहता है। अगर इसको डायग्राम में देखेंगे तो उत्तर पूर्वी दिशा में बिहार आता है भारत के परिप्रेक्ष्य में। और अगर हम बात करेंगे बिहार के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, आप देख सकते हैं सारे डायग्राम में है। अब चंपारण, अब इसका हम बताते हैं देशांतर के बारे में, जो कहते हैं अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो आपका डिग्री रहेगा 27 डिग्री 30 मिनट 15 सेकंड उत्तर में, और गया दक्षिण में जो पड़ता है गया में, उत्तर में आपका है पश्चिम चंपारण, नीचे है गया में 24 डिग्री 20 मिनट 10 मिनट उत्तर के साइड में। और पश्चिम और पूरब की बात करें तो पूरब में आपका किशनगंज आता है, जो कि पश्चिम बंगाल से टच होता है। तो ये किशनगंज आपका है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड
पूर्व की किशनगंज में है, और पश्चिम में बात करें कैमूर जो यूपी से सटा हुआ 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड के पूर्व में है। बिहार भौगोलिक दृष्टि परिदृश्य जानेंगे, इसको बारे में सुन लीजिए। देशीय विस्तार क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री आपका उत्तरी देशांश है। अक्षांशीय विस्तार अगर देखेंगे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 20 सेकंड उत्तरी पूर्वी देशांतर होगा। आप डायग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप देख लीजिएगा, आपके पास बिहार का डायग्राम होगा तो। और इसकी किलोमीटर की बात करें, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 94,163 किलोमीटर की होता है। लंबाई उत्तर से दक्षिण हम करेंगे, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो थोड़ा बड़ा पड़ता है 483 किलोमीटर का आता है। और इंडिया की बात करें, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण की 3214 किलोमीटर में का होता है, और पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो आपका 2933 किलोमीटर होता है, 2933 किलोमीटर होता है। चलिए, लेटीट्यूड एक्सटेंड ये सारी चीज मैंने बता दिया आपको, और इससे रिलेटेड आई डोंट की आपको कुल क्षेत्रफल मैंने बिहार को बताया 94,163 किलोमीटर क्यूब। लॉन्गिट्यूडनल देशांतर रेखीय दृष्टि ये सारी चीजें टोटल 12 में स्थान पर आता है। इंडिया में अगर बात करें तो 12वें स्थान पर। अब कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हम वो बताते हैं। डिकेल ग्रोथ होता है इसमें, डिकेल यानी 10 साल में कितनी ग्रोथ हो रहा है, 25.4% ग्रोथ हो रहा है। पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे नंबर 1 पर है। जनसंख्या घनत्व जिसमें सबसे ज्यादा है 1106 है, और जनसंख्या घनत्व शिशु प्रति आपका लगभग है 1000 में 1000 में कितना आता है, 934 आता है। लिटरेसी रेट ओवरऑल आता है 69.83% है, 69.83% है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया आपका है वेस्ट चंपारण का। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका शिवहर में, सबसे छोटा जिला जिसको कहते हैं। और मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है पटना है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है पटना। और मोस्ट डेंस आपका सबसे घनत्व ज्यादा घनत्व रखने वाला है आपका, तो वो शिवहर है। शिवहर लिस्ट डेंस है आपको कैमूर, सबसे कम है कैमूर में। अब पूछेगा डेंसिटी शिवहर में कितना है, तो 1882 यानी कि 1882 पर किलोग्राम, इतने पर किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1882 लोग रहता है। कैमूर में सबसे कम है 488 है, यानी कैमूर में 1 किलोमीटर में 488 लोग रहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बिहार की चट्टानें पश्चिम चंपारण में, और कहाँ क्या है कैसे है एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, सुनने की कोशिश कीजिए। बिहार में 4 प्रकार की प्राकृतिक चट्टानें पाई जाती है, जो कि कौन कौन सी है आपको, एक है धाखार की चट्टानें, विंध्याचल की चट्टानें, तृतीय चट्टानें और नवीन चट्टानें। ये 3-4 तरह के हैं। धाखाड़ की चट्टानें जमुई नवादा मुंगेर में देखने को मिलता है। विंध्याचल की चट्टानें आपको कैमूर और रोहतास में देखने को मिलता है। और तृतीय तृतीय तूतिया की चट्टान जो है, तृतीय चट्टान जिसको कहते हैं पश्चिम चंपारण में देखने को मिलता है। और नवीन चट्टानें आपको है ये सारी जगह। चलिए नेक्स्ट बातें करेंगे हम जियोलॉजी ऑफ बिहार। तृतीय चट्टान जिसको मैं आपको बताया मैंने अभी, पश्चिम चंपारण में। नवीन चट्टानें आपका क्वाड्रेटरी रॉक्स ये सारे अभी आ रहे हैं, बीच में पूरे बिहार में है। कैमूर का और रोहतास में आपको विंध्य चट्टानें हैं। और धाखार और पठारी ये सारे आपको देखने को मिलता है झारखंड के पास में, जो कि आपको कहाँ है, तो आपको मिलेगा वो सारी चीज जमुई नवादा मुंगेर ये सारी जगह मिलेगा। बिहार का भौतिक भौगोलिक क्या है, तो शिवालिक है बिहार का मैदान है, और दक्षिण पठार है। ये भौतिक भूगोल है, यानी फिजियोग्राफिकल रिवीजन इस तरह से देखने को मिलता है। शिवालिक वाला हिस्सा ये है, टोटल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से मैदान की भी भाग अगर देखेंगे तो 90,650 किलोमीटर मैदानी भाग मिलता है। बाकी के ये देखिए कैमूर रोहतास ये सारी चीजें पहाड़ी है। अब नेक्स्ट है बात करेंगे भौतिकी भूगोल बिहार का दर्शन कहाँ कहाँ है। शिवालिक रेंज है, बिहार प्लेन्स है, शिवालिक मैदान हो गया, दक्षिण पठार हो गया, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। रामनगर डम हो गया, या फिर सोमेश्वर सेरिंग हो गया, हर्रा वैली हो गया, ये सारे यहाँ देखने को मिलता है। The extension of Shivalik ranges and its terrae region are founded in the northwestern part of western Champaran in Bihar. It is actually 32 square kilometer long and for चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बातें करते हैं। अब आपका
Ramnagar Dome कहाँ है? It is southern side of the Rameshwaram hill and spread around into 32 kilometer area. Highest altitude in the region about 240 किलोमीटर्स का होता है. हाईएस्ट पीक जो नियर है संतपुर है. चलिए ये सब चीजें. अब आगे बातें करते हैं. बिहार उत्तर मैदान होता है, इतना है 56,980 वर्ग किलोमीटर का. बिहार का मैदान इतना बता दिया मैंने, 90,650 वर्ग किलोमीटर का है. दक्षिणी बिहार का है 2 भागों. इसको गंगा जो है बिहार को 2 भागों में बांटता है, जो कि आपका उत्तर साइड में आपका पड़ेगा. इधर पटना से सटे हुए सारा जाता है. बक्सर आता है भोजपुर और फिर आपका पटना, उसके बाद मुंगेर, भागलपुर, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में जाता है. इस साइड आता है बक्सर, भोजपुर, पटना, ये सारे चीज. दक्षिण जिसको कहते हैं दक्षिण, और उत्तर के पार्ट को जो रहता है उसमें 56,000 में कितने भाग आता है? 56,980 वर्ग किलोमीटर. और दक्षिण बिहार का मैदान है 33,670 वर्ग किलोमीटर. अब आते हैं डोव, यानी 2 नदियों के बीच के भूमि का दोबाव कहते हैं. क्या कहते हैं? डोबाव. डोव किसको कहेंगे? दोबाव. 2 नदियों के बीच की भूमि को दोबाव कहते हैं. इसमें आगे पढ़ते हैं. उत्तर बिहार का मैदान क्या है? जिसको घाघर का मैदान या बागमती का मैदान, गंडक मैदान, कमला का मैदान, कोशी का मैदान, ये सारे, महानंदा का मैदान, ये सारे जानेंगे. दक्षिण बिहार का मैदान होता है जिसको कर्मनाशा का मैदान कहते हैं. ये आपको कर्मनाशा का मैदान आपको मिलता है बक्सर के आसपास. फिर आपको सोन का मैदान मिलता है और पुनपुन का मैदान मिलता है. मगध का मैदान है, ताल मैदान मिलता है और ये आपका ताल मैदान. फिर क्यूल का मैदान और चंदन का मैदान इधर देखने को मिलता है. कौन कहाँ है मैं बता देता हूँ. कर्मनाशा बक्सर के आसपास है, सोन आपका हाजीपुर के आसपास में है और पुनपुन आपको इधर छपरा, गोपालगंज इधर देखने को मिलता है. ताल आपको लगभग पटना से बाहर से लेकर के मोखावा, बढ़िया तक देखने को मिलता है. क्यूल आपको लखीसराय से आगे देखने को मिलता है और चंदन, ये सारी चीजें आपको झाझा से आगे देखने को मिलता है. नेक्स्ट है. अब मैं जो चीजें बोल रहा हूँ आप सुनते जाइएगा. बेतिया, जो बिहार से होंगे उनको समझ आ रही होगी, जो बिहार से बाहर है एक बार मैप देख लीजिएगा. उत्तर प्रदेश है आपका, यानी उत्तर प्रदेश आपके पश्चिम साइड में है और बेतिया का मैदान आपको देखने को मिलता है. बेतिया यहाँ पर. उसके मधुबनी का मैदान यहाँ पर है, मधुबनी प्लान. उसके बाद अररिया का मैदान आपको अररिया में देखने को मिलता है. महानंदा का मैदान आपको इसमें किशनगंज के आसपास देखने को मिलता है. कटिहार का प्लेन यहाँ कटिहार में मिलता है, सहरसा का मिलता है वहीं पर. और खड़गपुर के पहाड़ी आपको मिलता है, खड़गपुर यानी यहाँ पर. और मगध का मैदान मिलता है यहाँ पर. चलिए नेक्स्ट है. कैमूर और रोहतास का पठारी क्षेत्र है और मेंढर पर्वत ऑल्सो नोन एज द मेंढर हिल इज स्मॉल माउंटेन सिचुएटेड इन बंका डिस्ट्रिक्ट अंडर द भागलपुर डिवीजन ऑफ द स्टेट बिहार. पूछता है कि मंडर पर्वत कहाँ पर है, तो आपको बता दीजिए मंडर हिल्स पर मिलता है. मंडर पर्वत आपको मंडारा हिल पर मिलता है, जो कि स्मॉल टाउन है, बहुत छोटा माउंटेन है, पहाड़ है, जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, बांका शहर में. नेक्स्ट है गिरधाकुटा हिल. ये कहाँ पर? गिरधकुट हिल पहाड़ी जो मिलता है आपको राजगीर में देखने को मिलता है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट साइट वेयर द बुद्धा इज said have the placed his lotus sermon. Quite true to the meaning of its name of the as vulture peak. Indeed, the peak of the appears as a shape of the vulture we had with the natural stone of formation. The place is also referred as the गुज्जाकुट, यानी कि बुद्धकुट, यानी इसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं इसको. यानी गिरधाकुट अगर कहाँ पूछेगा तो सीधे बोलेगा राजगीर मिलेगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा. नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मजूनी पहाड़ी. ब्रह्मजूनी पहाड़ी आपको गया मिलता है, थोड़ा सुन लीजिए इसके बारे में. दिस इज द प्लेस वेयर द बुद्धा delivered the fire sermon of the 1000 priests who were his followers and wanted to achieve enlightenment. The Vishnupad temple is said to have been built over the footprints of the Lord Vishnu. Lord Vishnu at the Vishnupad temple captured the Brahmyoni and Matruyoni, which are the dedicated to the Ashtabhuja Devi and other goddesses. ये सारे इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ कि कई अच्छे कंटेंट आपको इंग्लिश में देखने को मिलता है. लॉर्ड विष्णु के बारे में इसने बताया था क्या चीज है. आपको यहाँ पर विष्णु का टेम्पल भी गया में देखने को मिलता है. ब्रह्म जूली पहाड़ी भी गया में देखने को मिलता है. नेक्स्ट है रामशिला पहाड़ी. कहाँ पर है? ये भी गया में देखने को मिलता है. सुन लीजिए इसके बारे में. रामशिला टेम्पल वर द लॉर्ड ऑफ रामा ऑफर्ड द पिंड ऑन द हिल. Many Hindu devotees flock the Ramsila hill at the temple of the Pitri Pacha, where they are offer their
जहाज टू देयर एंसेस्टर, यानी यहाँ पर जो आपको मिलता है रामशिला पहाड़ जहाँ पर मिलता है, अपने पितृपक्ष को लिखाते हैं, गया तुमको भेज देंगे। जो पितृपक्ष है यानी जिनके माता पिता चले जाते हैं वहाँ पर अपने पितृपक्ष करने के लिए जाते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट टू द रामशिला हिल टू बोध गया के आसपास में पड़ता है। नेक्स्ट है प्रेतशिला पहाड़ी। प्रेतशिला पहाड़ी भी गया में मिलता है। गुड़बा की चोटी भी आपको मिलता है गया में। तो ये चार चीजें गया से पूछी जाएगी। एक प्रमुख जूनी पहाड़ी कहाँ है? गया में। रामशिला पहाड़ी गया में। प्रेतशिला पहाड़ी गया में। गुड़पा पहाड़ी है। The Pretshila hill is located 10 km from the Ramsila hill, where you can gaze at the beautiful Brahma Kund at the city of the Gaya, as historic temple of the Ahilya. By okay, Gurpa Peak है. The Gurpa Peak is situated in the near village of the named Gurpa. चलिए बिहार की नदियों के बारे में जानते हैं। कई नदियां बिहार को संपर्क करती है। सबसे ज्यादा आपको फेमस है गंगा रिवर, उसके बाद आता है कर्मनाशा है, गंडक है, और बूढ़ी गंडक है, बागमती है, और कमला है। बोलो दोस्तों। सारे विघ्नों को हम हटाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। बिहार की नदियां के बारे में मैं अभी बता रहा था। दक्षिण में बिहार की नदियां जो है आपकी सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, और उत्तर बिहार की नदियां हैं आपको जो आते हैं कोसी है, जो कि आपको पड़ता है पूर्णिया में, दरभंगा में, ये सारे साइड। कमला है, महानंदा है आपका, और उसके बाद बागमती है, ब्रह्मी है, ये सारी चीजें। मेजर रिवर्स इन द बिहार, सबसे ज्यादा घाघरा तिब्बत में आपका 11 से 16 किलोमीटर का है, और ये कॉन्ट्रैक्टेड एरिया इतना है क्रिमिनल। नेक्स्ट है कोसी है, 260 किलोमीटर बिहार में आता है। सोन है अमरकंटक से आता है, एमपी से, 800 784 किलोमीटर का आता है। उज्जैन आपका कहाँ से हुआ से मैं बता रहा हूँ। गंडक आपका उज्जैन होता है तिब्बत से। कहाँ से निकलती है? ये आपका ओरिजिन है तिब्बत से गंडक, और 260 किलोमीटर बिहार में जाती है। बागमती आपका ये भी आता है नेपाल से, 589 किलोमीटर बिहार में जाती है। कॉन्ट्रैक्टेड एरिया ये आपका टोटल इतना है, 14,384। नेक्स्ट है महानंदा, ये आता है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से, 376 किलोमीटर रहती है बिहार में। कमला आता है नेपाल से, 328 किलोमीटर, ये भी। चलिए गंगा स्टेम आता है गंगोत्री उत्तराखंड से आता है, और 445 किलोमीटर बिहार में रहता है। नेक्स्ट आता है हरोहर, झारखंड में 53 किलोमीटर रहता है बिहार में। नेक्स्ट है हरोहर, आपको बता दिए झारखंड से। पुनपुन आपको मैंने बताया पलामू झारखंड से आता है, 235 किलोमीटर रहता है। और कर्मनाशा आपका कैमूर में मिलता है, तो 192 किलोमीटर का रहता है। चंदन आपका देवघर हिल से आता है, देवघर से आपका 118 किलोमीटर का। क्यूल आपको मिलता है खजूरी झारखंड से आता है, 181 किलोमीटर का। बधुआ आपका छकड़िया प्लेटू में मिलता है, 130 किलोमीटर का ये मिलता है। तो ये गंगा नदी सल्तनत, चौसा, छपरा, पटना, हाजीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, मोकामा, ये सारी जगह आपको द सिटी टाउन्स बिहार सिचुएटेड एट द रिवर ऑफ द गंगा। कौन कौन सा आपका सिटीज आपका सटा हुआ तो है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आता है कि कौन कौन जिले से सट के निकलता है, तो अगर पटना, मुंगेर, बक्सर, भागलपुर, हाजीपुर, जमालपुर एंड मोकामा। चलिए नेक्स्ट है सिटीज वेस्ट ऑन द रिवर गंगा। जो सिटी है गंगा रिवर पर कौन कौन है तो बता देता है। इलाहाबाद कन्फ्लुएंसेस ऑफ द गंगा एंड जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, यमुना एंड शरावती। भागलपुर में है, बक्सर में है, हरिद्वार है, पटना है, वाराणसी है, और कानपुर है। ये आपका गंगा, यमुना और सरस्वती जो संगम आपको मिलता है, त्रिवेणी संगम आपको मिलता है कहाँ पर? प्रयागराज में मिलता है। देवप्रयाग, ऋषिकेश और कन्नौज ये सारे से होकर के आते हैं। प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गाजीपुर में। बिहार के बक्सर में, चौसा में ये प्रवेश करती है। तो मैंने बता दिया आपकी गंगा की स्थिति कहाँ कहाँ क्या है। अब आते हैं बाढ़ का क्षेत्र बिहार में, क्योंकि अब बाढ़ बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है। कहाँ कहाँ आता है इसको आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड। सूखा पड़ता हुआ जो क्षेत्र है आपको, जितने भी झारखंड वाले साइड में जितने भी जिले हैं, जैसे गया, नवादा, बांका, नागौर, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, ये सारे जगह सूखा ज्यादातर मिलता है। और बाढ़ क्षेत्र में बहुत सारी जगह जैसे कि बाढ़ आता है, सबसे ज्यादा पूर्णिया में देखने को मिलता है। तो आते हैं इसके बारे में जानते हैं, सुनते हैं।
सुनिए। उत्तर बिहार में भांगड़ को बाल सुंदरी बाट कहते हैं, शैवाल इसमें। दक्षिण बिहार में नवीन जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। बिहार की मुद्रा है उत्तर बिहार की मुद्रा और दक्षिण बिहार की मृदा। उत्तर बिहार की जैसे पंडमोह मुद्रा आती है, तराई मुद्रा होती है, जलोढ़ मुद्रा में नवीन जलोढ़ मुद्रा खाजा जिसको कहते हैं, और पुराना जलोढ़ मुद्रा भांगड़ कहते हैं। दक्षिण बिहार की मुद्रा आती है ताल मुद्रा और जिसको भांगड़ कहते हैं, बालधार मुद्रा, बलुआ मुद्रा और केवाल या फिर कैरेल कहता है। सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार कहते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। पिडेल सॉइल का होता है, तेराई सॉइल होता है, रिसेंट एल्यूमिनियम सॉइल होता है, खादर भांगड़ होता है, ये सारे। इसमें सॉइल ऑफ बिहार आपका नेपाल की सीमा से आता है, तराई वाली मिट्टी आती है नेपाल के साइड से, और बालू वाले जितने भी आते हैं लाल पीली मिट्टी आती है, ये आपकी आती है झारखंड साइड से, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपकी आती है ये सारे, और लाल बलुई मिट्टी आती है कैमूर के साइड, रोहतास बलुआ ये सब आती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपको भांगड़ लाल मिट्टी आपका तो उत्तर प्रदेश से आती है साइड से पर्वतीय। चलिए बिहार के प्रमंडल के बारे में जानते हैं, जिससे क्वेश्चन आता है। बिहार में 9 प्रमंडल हैं, कौन कौन से? पहला तिरहुत प्रमंडल है, फिर आपका पटना प्रमंडल है, फिर मुंगेर प्रमंडल है, मगध प्रमंडल है, पूर्णिया प्रमंडल है, दरभंगा है, फिर कोसी है, फिर सारण है और भागलपुर प्रमंडल। टोटल 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल में कौन कौन से राज्य जिले हैं वो बता देता हूँ। पहले पटना के बारे में जानते हैं। पटना में आपका इस तरह से देख रहा है। पटना आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो है कैमूर से रोहतास है, बक्सर है और भोजपुर है, पटना है, नालंदा है, ये आपके आ जाते हैं पटना में। तिरहट में आते हैं, पश्चिम चंपारण से आएगा, फिर ईस्ट चंपारण आएगा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सेवर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये आपका तिरहट में आएगा। अब आते हैं दरभंगा के बारे में। दरभंगा में 3 जिला है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बस खत्म। अब कोसी के बारे में जान लीजिए। कोसी आपका है जो सुपौल है, मधेपुरा और सहरसा, इसमें 3 जिला है। अब आते हैं पूर्णिया के बारे में। पूर्णिया में आते हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 4 जिले आते हैं। अब आते हैं भागलपुर। भागलपुर में 2 जिले हैं, बांका और भागलपुर। अब मुंगेर के बारे में जानेंगे। पटना से सटा हुआ आता है, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया, ये आते हैं मुंगेर प्रमंडल में जिले। और मगध के बारे में जानेंगे, जो कि आपको नालंदा फेमस है, सबसे लास्ट में बता रहा हूँ। ये नवादा है, गया है, औरंगाबाद और अरवल, और ये फिर जहानाबाद। इसमें ये सारे जितने आते हैं, नालंदा, नवादा, ये सारे आपके आते हैं, मगध में आते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। किस तरह से याद रखना है, ये 8 जिले। टकला पे मार के, मंझला पुरवा डर के, सोने भगा, यानी कि जान लीजिए 6 जिला है आपका तिरहट में। टकला यानी 6, तिरहट में 6 जिले हैं, और पे यानी पटना में भी 6 जिले हैं, मुंगेर में भी 6 जिले हैं, और मंझला यानी मंझला में मगध में 5 जिला है, पुरवा यानी पूर्णिया में आपके 4 जिले हैं, डर यानी दरभंगा में है 3 जिले, और कोसी में 3 जिले, और सोन में है 3, सोने यानी सारण में 3 जिले, भागलपुर में 2 जिले। तो इस तरह से सारे जिले मिले आएंगे तो 38 जिले आ जाएंगे। फिर से बता देता हूँ एक बार। तिरहट और पटना, मुंगेर, ये तीनों है 6 जिले वाला, 6 18 हो गया। मंजूर आपका आ गया 5 जिले वाला, 18 5 23 हो गया। 23 पूर्णिया और 4 जिले वाले, तो 23 और 4 27 हो गया। और उसके बाद आता है दरभंगा, कोसी, सोन, ये आते हैं 3 वाले, यानी 9 और जोड़ लीजिए। अभी तक कितना हुआ था? 18 5 23 4 27 27 और 9 36, अब 2 बच गया भागलपुर में, 38 जिला आ गया। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। फिर से बता देता हूँ एक बार। सारण में 3, तिरहट में 6, दरभंगा में 3, कोसी में 3, पूर्णिया में 4, भागलपुर 2, मुंगेर में 6 और मगध में 5 और पटना में 6। तो 6 सबसे ज्यादा आता है पटना और तिरहुट और मुंगेर, इसमें 6 हैं, याद रखिएगा। एक मात्र 5 मगध में, 5 में 5 जिले हैं। और उसके बाद आता है सबसे कम है भागलपुर में 2, भागलपुर और बांका।
इसके बाद 3-3 वाले बता देता हूँ, कोसी, दरभंगा और एक है सारण, ये 3-3 वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वेस्ट चंपारण, गया, ईस्ट चंपारण, रोहतास, ये सारे बिहार में। ये पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अब सबसे छोटा आपका है, सबसे छोटा जिला की दृष्टि से अगर देखेंगे एरिया वाइज, तो शिवहर सबसे छोटा है 1 नंबर पर, दूसरे नंबर पर अरवल आएगा, तीसरे शेखपुरा, चौथे नंबर पर लखीसराय आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आता है वेस्ट चंपारण, फिर गया, फिर ईस्ट चंपारण, और यानी उसके बाद आता है आपका रोहतास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेम्परेचर मानसून टाइप, बिहार का जलवायु किस तरह से होता है? समशीतोष्ण जलवायु प्रकार, यानी शीतोष्ण यानी समशीतोष्ण जलवायु पाया जाता है, यानी ठंडा गर्मी। बिहार का सबसे नम जिला कौन सा है? तो सबसे नम जिला आपका किशनगंज में पड़ता है। यहाँ पर किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला रहता है, यहाँ जो कि भागलपुर से सटा हुआ है किशनगंज। चलिए नेक्स्ट में, इधर अरेबियन हिल आता है, इधर सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है भूमध्य सागर से आने वाली नम्र पवन बिहार में से शीत ऋतु में वर्षा लाती है। कौन सा भूमध्य सागर से आने वाली नम्र पवन मॉइस्चर जो आता है, पश्चिम विक्षोभ जिसको कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिलाता है। अब आते हैं बिहार में नम्र विक्षोभ, नम्र पश्चिम बंगाल पूर्व में और उप आर्द्र उत्तर प्रदेश पश्चिम में के बीच में स्थित है, इसलिए बिहार की जलवायु आर्द्र से उप आर्द्र शुष्क जलवायु के बीच में संक्रमण दर्शाती है। मूल रूप से बिहार का पूर्वी भाग उत्तर प्रकृति में कम और ज्यादा है, और बिहार का पश्चिमी भाग उप आर्द्र यानी शुष्क आर्द्र प्रकृति का है। बिहार का समशीतोष्ण क्षेत्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नामक वर्गीकरण के अनुसार इसका जलवायु प्रकार आर्द्र से उपोष्णीय है। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ बिहार, क्या क्या क्लाइमेट है? तो एक तो जलवायु के कारक होता है, और हिमालय के कारण, कर्क रेखा के कारण, बंगाल के कारण, और मानसून पठार के कारण। बिहार की ऋतु कौन कौन सी है? आपका मार्च से मई तक आपको ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलता है, वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक, और शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर में, शीत ऋतु आपको देखने को मिलता है दिसंबर फरवरी में। बिहार की नदी में पूर्वी क्षेत्र में होने के कारण कृषि अच्छी होती है, मानसून की वजह से अच्छा कृषि होता है ये सारी जगह में। कहाँ पर? तो पूर्वी क्षेत्र आपका देखने को मिलता है यहाँ, जहाँ की वेस्ट चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, यहाँ पर देखने को मिलता है। बिहार में सूखा सबसे ज्यादा कहाँ पर पड़ता है? तो सूखा सबसे ज्यादा यहाँ पर पड़ता है, लखीसराय हो गया, शेखपुरा हो गया, ये सभी जगह। ओके, मानसून की वजह से अच्छा कृषि कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर देखना सहरसा के आसपास में देखने मिलता है। नेक्स्ट अब चलेंगे, ब्रह्मपुत्र कहाँ पर पाई जाती है? क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है, ये मैं बता देता हूँ। गया का एकमात्र कुंड है। बिहार का सबसे गर्म कुंड आपको ब्रह्मपुत्र कहाँ पाया जाता है? तो राजगीर में पाया जाता है। गया में एकमात्र कुंड है, अग्निकुंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलेंगे, और ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिडिल ईस्ट पढ़ेंगे बिहार, मिडिल ईस्ट ऑफ बिहार, जिसमें पाल वंश, हिंदू जितने भी रूलर है, पाल वंश, सेन वंश और कन्नाड़ वंश, यानी कन्नाड़ वंश, और टर्किश, अफगान, मुगल, ये सारे हैं, टर्की, अफगान और मुगल। मध्यकालीन इतिहास में तुर्कों के आगमन से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। अरबों के आक्रमण का मोहम्मद बिन कासिम करता है 712 ईस्वी में। तुर्कों का आक्रमण होता है महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के द्वारा। मोहम्मद गजनवी 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 तक आता है, मैंने इतिहास में अच्छे से बताया। मोहम्मद गौरी 1177 एडी में आता है, और 1178 में भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई होता है, जिसमें भीम द्वितीय जीत जाता है राजस्थान से माउंट आबू, और उसके बाद और मोहम्मद गौरी हार जाता है यहाँ पर 1174 में। 1191 में आता है तराइन की पहली लड़ाई होती है, पृथ्वीराज चौहान जीतता है, इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है। 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान यहाँ हार जाता है, वो तैयारी करके आता है मोहम्मद गौरी, एकदम टाइट करके आता है अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के, तो मोहम्मद गौरी यहाँ जीत जाता है दूसरी युद्ध में, तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में। नेक्स्ट आता है 1193 में दिल्ली का पर कब्जा कर लेता है वो। 1192 में चंदावर की लड़ाई करता है, चंद हार जाता है, मोहम्मद गौरी यहाँ जीत जाता है। नेक्स्ट है 1194, दिल्ली में कुतुब इस्लाम मस्जिद आपको बनाना शुरू करता है मोहम्मद गौरी, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने की कोशिश करता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य
करवाता है 1198 में और 11। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं बख्तियार खिलजी के बारे में। बिहार में इम्पोर्टेंट रोल करेगा इसमें। चलिए बिहार में तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी मानता है और बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी है। इसी इतिहासकार के अनुसार बख्तियार खिलजी ने ही औदंतपुरी, बिहार, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त किया था। कब किया था? 1198 में किया था। बख्तियार खिलजी बिहार आगमन के वक्त का शासन है। पाल वंश, उसके बाद इंद्र युगन पाल है, उसके बाद सेन वंश का लक्ष्मण सेन है, कर्नाट वंश आपका नरसिंह देव प्रथम है। चलिए बख्तियार खिलजी वही है बख्तियार खिलजी जो बख्तियारपुर आपका बनाता है, पटना से लगभग 50 किलोमीटर आप पूर्व की साइड जाएंगे तो बख्तियारपुर, और उसने ही किसने कौन कौन से ध्वस्त किया? तो आपको ध्वस्त किया है विक्रमशिला विद्यालय और नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें उसने ध्वस्त किया है। औदंतपुरी, बिहार, ये सारी चीजें ध्वस्त किया है। चलिए आगे बात करते हैं हम बख्तियारपुर शहर की स्थापना। हाँ, बख्तियारपुर शहर की स्थापना बख्तियारपुर खिलजी ने की है। इसने बंगाल अभियान के दौरान सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन को हरा करके नदिया और लखनौती यानी लक्ष्मण बटी का अधिकार कर दिया था, यानी उसको अधिकार दे दिया था। इसको नदिया और लखनौती को। बख्तियार खिलजी ने 1204 ईस्वी में मिथिला के कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव को पराजित कर दिया। कर्नाट वंश के शासक कौन था? नरसिंह देव प्रथम। बख्तियार खिलजी की हत्या 1206 ईस्वी में अली मर्दान ने कर दिया था। किसने? अली मर्दान ने कर दिया था। बख्तियार खिलजी के बिहार विजय के बारे में जानकारी तख्ते नासिरी में से मिलती है। किसमें मिलती है? तख्ते नासिरी में मिलती है। बख्तियार खिलजी अली मर्दान था, इससे अली मर्दान से हारा। हिसामुद्दीन खोज खोज जिसको कहते हैं 1211 ईस्वी में गयासुद्दीन दिन के नाम से बंगाल का स्वतंत्र शासक बन जाता है। कौन? हिशामुद्दीन ख्वाज। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक रहता है, 1211 से 1236 तक। और 1225 में बिहार का शरीफ बाढ़ का पदाधिकार प्लस बाढ़ पर अधिकार कर लेता है इल्तुतमिश का। हिसामुद्दीन ख्वाज इल्तुतमिश के डर से राजमहल की पहाड़ी में छिप जाता है, राजमहल की पहाड़ी में छिप जाता है। मलिक अलाउद्दीन जानी इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार होता था। और फिर 1229 से 1230 तक इल्तुतमिश ने पुनः बंगाल और बिहार को विभाजित कर देता है। 1229-30 में खिलजी वंश उसके बाद आता है 1290 से लेकर के 1320 तक रहता है, 30 साल तक। अलाउद्दीन खिलजी ने दरभंगा अभियान किया। दरभंगा के शासन राजा चक्र को बंदी बना लिया था इसने, दरभंगा के शासक को। और 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए चित्तौड़ अभियान में चक्र सिंह ने सैन्य आपका अभ्यास करवाया था। एक सेकंड का टाइम दीजिए। चलिए तुगलक वंश आपका 1320 से लेकर के 1300 उसके बाद 1414 तक हुआ तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक है आपका, इसमें 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल करता है। गयासुद्दीन तुगलक जो है मंगोल के आक्रमण को 29 बार विफल करता है। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी जिसको कहते हैं, दिवात एकोही यानी रक्त पिपासु होता था मोहम्मद बिन तुगलक, दिवात एकोही कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक उसके बाद आता है। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बिहार और बंगाल अभियान किया था और हरसिंह देव उसमें बिहार में लड़ा था और बुखड़ा खान आपको बंगाल में लगा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदल करके तुगलकापुर कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदल कर तुगलकापुर कर दिया था। तुगलक वंश के समय में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुआ करती थी। तुगलक वंश में आपका बिहार की राजधानी कहाँ? बिहार शरीफ हुआ करती थी। क्वेश्चन आएगा इस तरह से आपका। चलिए तुगलक वंश के मालिक इब्राहिम जहाँ के बिहार के सूबेदार को नियुक्त करता है। किसको करता है? तो मलिक इब्राहिम को और ख्वाजा जहाँ को। इसके समय में सैफुद्दीन याहिया मनेरी फिरदौसी संप्रदाय के महान सूफी संत हुआ करते थे। बिहार नाम तुगलक काल में ही पड़ा था। बिहार नाम जो पड़ा था तुगलक काल में ही पड़ा था। शेरशाह सूरी जो था 1540 से लेकर के 1555 तक सूर वंश की स्थापना किया। 1540 से 45 तक ये रहा शेरशाह सूरी। 41 में क्या किया था? पाटलिपुत्रा का नाम पटना पड़ा। इसने शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्रा को पटना नाम दिया था।
मगध काल अब आता है। बाबर करता है मगध काल का स्थापना 1526 से 1530 तक रहता है। उसके बाद हुमायूं 1530 से लेकर के 40 तक, और फिर बीच में वो चला जाता है युद्ध के कारण। सूर्यवंश बीच में आता है, 40 से 55 तक रहता है, और फिर से 55 से 56 तक वो हुमायूं आता है। बक्सर चौसा की लड़ाई जो हुई थी बक्सर में 1539 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी यहाँ पर जीत जाता है। चलिए अकबर के बारे में भी जानते हैं। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक रहता है। 1545 में एडी में कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कालिंजर के शासक जो था राजा किरत सिंह होते थे। बिहार में अफगान शासक तांग खां गिरनी होता था। 1556 से 1571 का है। सुलेमा खां का कीर्तनी रहता था। दाऊद खां कीर्तनी बिहार प्लस बंगाल के अफगान शासक हुआ करता था 1572 से 1574 तक। नेक्स्ट को आता है 1574 में बादशाह अकबर ने बिहार के हाजीपुर पर आक्रमण किया। कहाँ पर? बिहार के हाजीपुर, जो पटना के आसपास में। 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में अकबर ने पटना पर अधिकार किया। मान सिंह ने के नेतृत्व में अकबर ने पटना पर अधिकार किया 1576 में। दाऊद खान किरीनी नाम है, बिहार बंगाल का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खान। 1580 में अकबर ने बिहार की पूरी तरह से जीत कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1580 में बिहार को जीत कर मुगल में मिला लिया था। राजा मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, और इसने रोहतासगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, रोहतासगढ़ को। नेक्स्ट है जहांगीर, 1605 से 1627 तक रहता है। इसके शासनकाल में खोखरा खोखरा देश यानी छोटा नागपुर जिसको कहते हैं, क्षेत्रों में मुगलों ने अधिकार कर लिया। इस क्षेत्र को हीरे के खानों पर मुगलों का अधिकार हो गया था। और 1621 में जहांगीर के राजकुमार प्रवेश को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। प्रवेश को नियुक्त किया था। अब आता है औरंगजेब, 1658 से लेकर के 1707 तक रहता है। 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पुत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है, और औरंगजेब का बेटा होता है राजकुमार अजीम, और इसने पटना का नाम बदल करके अजीमाबाद कर दिया था। अजीमाबाद, औरंगजेब का बेटा अजीम था, इसने अपने अजीमाबाद कर दिया था। राजकुमार कौन था? अजीमाबाद इसने किया था, औरंगजेब का बेटा अजीम। पटना के बाढ़ जिले में राजकुमार अजीम को अजीम मुंसा नाम दिया गया। पटना के बाढ़ जिले में ये राजकुमार अजीम को अजीम मुंसाज नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट बातें करेंगे। 1707 ईस्वी आ गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम को भारत का बादशाह बने। इन्होंने भी बिहार का सूबेदार अपने पुत्र अजीम उन शाह को ही बनाया। फर्रुखसियार एक ऐसा मुगल बादशाह हुआ जिसका नाम, जन्म और राज्य दोनों बिहार में ही हुआ था। फर्रुखसियार एक ऐसा मुगल बादशाह हुआ जिसका जन्म और राज्याभिषेक दोनों बिहार में ही हुआ था। राज्याभिषेक आपका फर्रुखसियार में हुआ था, और किसका? फर्रुखसियार और शाह आलम द्वितीय का हुआ था। चलिए नेक्स्ट 1733 आ गया। उसके बाद मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह ने बिहार के बंगाल में मिला दिया था। फिर उसने मिला दिया बिहार बंगाल से। और उसके बाद 1947 में पूर्वी पाकिस्तान बना, फिर असम में आपका इसमें बंगाल हुआ, फिर 1912 में बिहार आपका डाइवर्ट हो गया, फिर 1936 में बिहार आपका उड़ीसा से डाइवर्ट हो गया, फिर झारखंड आपका 2000 में हट गया था। अभी ये आता है कुछ क्वेश्चन। विद्यापति से छलमिन का दरभंगा के बेनीपट्टी के बिस्वी ग्राम से हुआ था। इसके पिता का नाम था गणपति ठाकुर था, माता हासिनी देवी थी, गुरु इनका था हरि मिश्र थे। मृत्यु वाजिदपुर में हुआ था। विद्यापति दरभंगा महाराज कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहते थे। इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता था। इनकी प्रमुख रचनाएं थे कीर्ति लता, अन्य कीर्ति पटाका। ये सारी चीजें विद्यापति के बारे में हमने बताया। चलिए अब नेक्स्ट बंगाल विभाजन के बारे में जानेंगे। इससे बिहार जीके में कुछ क्वेश्चन आता है बिहार स्पेशल के लिए रिलेटेड। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका 1857 के क्रांति में जो पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम बता चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी अब जानिए। बिहार की भूमिका जो हुई थी पीर अली ने किया था, अमर सिंह और वीर कुंवर सिंह ने किया था। बिहार के सबसे ज्यादा वीर कुंवर सिंह की जानकारी मिलता है। पीर अली भी थे, अमर सिंह उनका भाई था वीर कुंवर सिंह के। और किताब दुकान, पीर अली जो थे किताब का दुकान देते थे, और ये वीर कुंवर सिंह जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार थे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिहार में कौन कौन से हुआ था, और इसमें अध्यादेश उसमें जानते हैं। पहला जो अधिवेशन हुआ था बिहार में होना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। और उसके बाद बिहार में कितने अधिवेशन हुए थे, 2 हुए थे। उसमें 1912 में 7वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर, जो कि इसके आर एन मधुकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, आर एन मधुकर। अब 1912 में 22 में जानते हैं 37वां अधिवेशन हुआ था गया में। देशबंधु चित्तरंजन दास इसके हुआ करते थे, डुमराव कुल्हड़िया, ये सब चीजें हैं। और एक चीज बता देता हूँ, बिहार में ये चाहे जो कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनना शुरू हुआ था सेकेंड अधिवेशन में, फर्स्ट में तो कोई भी बिहारी नहीं गया था, दूसरे में 2 लोग गए थे, विश्वेश्वर सिंह और शालीग्राम सिंह। और 16,000 वहाँ पर खर्चा हुआ, जिसमें से 2500 दरभंगा महाराज ने दिया था दान के रूप में, और लक्ष्मण शेर ने केसर और डुमरिया राव और कुम्हरा के राजा वो भी दिए थे। बंगाल विभाजन आप जानते हैं 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। अब बिहार में दरभंगा से में रक्षाबंधन के रूप में मनाना शुरू किया। नेतृत्व किसने किया था, सतीश चंद्र चक्रवर्ती ने नेतृत्व किया था बिहार में। अश्विनी कुमार दत्त के शिष्य थे ये। चलिए, इनके शिष्य कौन है, अश्विनी कुमार दत्त। चलिए नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन बिहार उसके बाद बंगाल विभाजन में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, बहिष्कार आंदोलन हुआ 6 फरवरी 1906 को, यानी अगले साल 16 अक्टूबर को 1905 को ये डेट हुआ बंगाल विभाजन का। 6 फरवरी 1906 को मुंगेर में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भाषण आया, और श्री कृष्ण सिंह, तंजेश्वर प्रसाद ये लोग साथ में थे। बिहार में बहिष्कार कार्यक्रम आयोजित स्वदेशी का आह्वान हुआ था। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का गठन 1906 में हुआ। और बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास किया था। सोनपुर मेला में बैठक आयोजित हुआ, अध्यक्ष थे नवाज सरफराज हुसैन खान थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का संगठित और प्रसार का फैसला हुआ। मुख्यालय पटना बना था, जिला में शाखाएं खोली गई थी कई जिला में। प्रथम अध्यक्ष तो सैफुद्दीन सैयद इमाम थे। उपाध्यक्ष मशरूम हक, बाबू कृष्ण सहाय, सरफराज हुसैन खान, परमेश्वर मेहता। और कोषाध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा, और सचिव थे सैयद नजमुल हुदा और दिलीप नारायण सिंह, ये सारे लोग थे। इस तरह से नस्तनाबूद करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, और आता है, मैंने बताया 1908 में आ गया मद्रास अधिवेशन होता है। बिहार में 6 सदस्य का अधिवेशन में शामिल लेते हैं मद्रास में 1908 में। कौन कौन होता है, तो बसंती चंद्र सिन्हा होता है, सैयद हसन इमाम होते हैं, दीप नारायण सिंह होते हैं, परमेश्वर लाल होते हैं, और सचिदानंद सिन्हा होता है। और यही सचिदानंद सिन्हा है जो कि आगे जाकर के 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, जब आपका भारतीय संविधान का निर्माण होता है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1908 में स्थान पटना में हुआ था, सैयद हसन इमाम इस पे थे। और दूसरा अधिवेशन आपका हुआ था बिहार प्रांतीय कांग्रेस का, बिहार अलग ही प्रांतीय कांग्रेस था। दूसरा अधिवेशन वर्ष 1909 में स्थान भागलपुर हुआ था, अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, अध्यक्ष थे बंकिम अंबिका चरण मजूमदार। राजकुमार शुक्ल यहीं पर आते हैं, और प्रथम किसान जिसने से कांग्रेस के मंच पर संबोधन किया था। और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना के वर्ष 1917 था, और यहीं पर अधिनियम पारित हुआ था कि पटना बनेगा 1917 में लखनऊ अधिवेशन। चलिए, अध्यक्ष कौन था, अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट है होम रूल लीग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, होम रूल लीग के बारे में आप जानते हैं, इसमें एनी बेसेंट, तिलक अलग अलग दोनों अपना काम कर रहे थे। एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 में किया था, और 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने। उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश शासन के लिए अधीन सुशासन की मांग करना। तो बिहार में भूमिका क्या था, बैठक 16 दिसंबर को हुआ था 1916 को, 16 दिसंबर 1916 को हुआ। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना सचिव थे चंद्रवंशी सहाय ने और वैद्यनाथ नारायण सिंह। अध्यक्ष थे मजरूल हक थे, मौलाना मजरूल हक थे। उपाध्यक्ष थे सरफराज हुसैन खान और भूपेंद्र नारायण सिंह। एनी बेसेंट होम रूल के प्रचार के लिए पटना आई, और 18 अप्रैल 1918 को आई थी। कब आई, 18 अप्रैल 1918 को। पटना सिटी में आकर के उन्होंने
दूसरी बार पटना आई कब आई, उसके बाद भाषण दिया, अपना प्रचार प्रसार किया एनीवे सेंटर ने। 25 जुलाई दूसरी बार आई, 25 जुलाई 1900 यानी अगले ही महीने 2 महीने बाद मई जून, अप्रैल के बाद आता है मई जून, उसका जुलाई यानी 2 महीने के बाद 25 जुलाई 1928 को दूसरी बार पटना आ जाती है। चंपारण के बारे में जानते हैं। चंपारण उसका रॉलेट एक्ट आता है, विरोध प्रदर्शन होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सैयद हसन इमाम और भूपेंद्र नारायण सिंह करते हैं। और रॉलेट एक्ट, बिहार में रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन हुआ जिसका नेतृत्व मौलाना हजरत उल हक ने किया था। असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं। असहयोग आंदोलन, बिहार की भूमिका क्या है? 22वां अधिवेशन होता है 1920 में बिहार में, 12वां अधिवेशन होता है 1920 में बिहार की भूमिका। और इसमें 28-29 अगस्त 1920 में अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दरभंगा के धरणीधर प्रसाद ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया। मुंगेर से आपका थे शाह मोहम्मद जुबैर थे, पटना से गुलाम इमाम थे, मोतिहारी से गोरख प्रसाद थे। ये प्रसाद का अनुमोदन करते हैं। बिहार का प्रांतीय कांग्रेस का भागलपुर में बैठक हुई थी। चलिए, बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद आनंद फानन में कोलकाता में सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ था, जहां असहयोग का प्रस्ताव पेश किया गया। बिहार में असहयोग प्रस्ताव पारित होने के बाद आनंद फानन में कोलकाता में सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया और वहां पर असहयोग प्रस्ताव का पेश किया गया। नागपुर हुआ था, जिसमें ये होना था नागपुर में, वीर राधाचार्य थे। नेक्स्ट है बिहार में कौमी सेवक दल क्या है? कौमी सेवक दल मूल मंत्र है अहिंसा। इनका स्थापना हुआ बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का 27 नवंबर 1921 को। कार्य था बिहार प्रांतों में शामिल शांति कायम रखना, करना। मुख्यालय था मुजफ्फरपुर और इसमें सदस्य थे दीप नारायण सिंह और मौलवी मोहम्मद शफी थे, मजरूल हक थे और डॉक्टर असरुरंज शाह वर्मा थे। अब 1922 में गया अधिवेशन होता है, स्वराज दल की इसमें होता है। बिहार में स्थापना हुई, पहली बैठक पटना में और 26 जनवरी 1923 को हुआ। उसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद छपरा के थे। दूसरी आपका बैठक 9 मार्च 1923 को नैया कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर वर्मा बने थे और सचिव थे कृष्ण बल्लभ राय और अब्दुल बारी थे। अब 41 सीट में इनको मिला था। स्वराज बिहार प्रांत में आपको टोटल 12 सीट में 8 जीत लिए थे, कुल 12 सीट हुआ करता था। तिरहुट जो है मौलाना मोहम्मद शफी और बाबू समय श्यामलाल चंद के हुआ था। पटना में खान बहादुर सरफराज हुसैन था, शाहबाद में अंबिका प्रसाद सिंह। नेक्स्ट आते हैं हथुआ में आपको महाराजा बहादुर थे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं। पटना आता है 3 फरवरी 1928 को, मुंबई आता है, उसके बाद दिल्ली आता है, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से फिर पटना आता है, पटना से फिर कोलकाता जाता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा। पटना में बैठक हुआ था, सर अली इमाम हुआ, बैठक के अध्यक्ष थे सर अली इमाम और 19 दिसंबर को कोलकाता रवाना हो गया। उसके बाद ये पटना से साइमन कमीशन। नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में सभी दल के सदस्य शामिल हुए। बिहार का एक सदस्य जो शामिल हुए थे सर अली इमाम थे। बिहार युवक संघ की बात करते हैं। 1928 में बिहारी छात्र सम्मेलन की बैठक मोतिहारी में बुलाई गई थी और इसी बैठक में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। सचिव थे प्रोफेसर ज्ञान साहा ने। और 14 अप्रैल को प्रथम नौजवान दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को पहली बार नौजवान दिवस मनाया गया था 14 अप्रैल को। बिहार में सभी अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानते हैं। शुरुआत हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। पटना में राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। नेतृत्व किया था किसने? अंबिका कांत सिंह ने। और इसमें प्रथम जिला चंपारण था, दूसरा सारण और फिर पटना में 16 अप्रैल को 1930 को मंगल तालाब लखा पिंड से पटना सिटी से ये चला था। छपरा के जेल में कैदियों में स्वदेशी वस्त्र, नंगा हड़ताल, ये सारी चीजें चल रहा था। चंपारण से विपिन बिहारी शर्मा थे, हाजीपुर से भरत मिश्रा, मुंगेर से आपका श्री कृष्ण से सिंह जो कि बिहार के पहले सीएम बनते हैं। उसके बाद दरभंगा से सत्यनारायण सिंह। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित बिहार में।
8 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 में ऑपरेशन जीरो आवड़ा स्टार्ट हुआ था, जिसमें से कौन-कौन लोग पकड़े गए थे। तो महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने पद इस्तीफा दे दिया था 8 अगस्त को। तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में रखा गया था, जहाँ प्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह को बांकीपुर जेल में रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद के जेल में। योगेंद्र शुक्ल बक्सर जेल में थे। ये बिहार से रिलेटेड है। युवा विद्यार्थी के बारे में जानेंगे। 11 अगस्त 1942 में जुलूस में झंडा लहराए रहे थे। पटना आचरण ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। कौन था? पटना का डीएम था आचरण। उसने 7 लोग मारे गए। कौन-कौन लोग मारे गए थे? राम गोविंद सिंह मारे गए थे, जगपति कुमार, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह और उमाकांत प्रसाद और देवी पद चौधरी, ये लोग मारे गए थे 7 लोग। बिहार में किसान आंदोलन 1922 में शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर किसान सभा का गठन कर रहे थे। 1929 में आपका हुआ था, क्वेश्चन यहीं से आता है। 1929 में सोनपुर मेला स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ पर थे। बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया। अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती और सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट आते हैं, अब क्वेश्चन आता है 1936 से रिलेटेड। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और इनका जन्म हुआ था 1889 में, 89 में, और ये 1936 में कर रहे थे, यानी कि लगभग आप एज देखेंगे तो 36 यानी 47 साल के। जन्मभूमि गाजीपुर है, कर्म भूमि बिहार है। मृत्यु 1950 में होता है बिहार में, बेटा में आश्रम में इनका मृत्यु होता है। महासचिव थे एम जी रंगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। गठन 1931 में होता है और गंगा सनन सिन्हा होते हैं, वृक्ष सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा होते हैं। आधिकारिक गठन 1934 में होता है। अब आते हैं गांधी मैदान के बारे में। पुराना नाम था पटना लॉ या बांकीपुर लॉन के नाम से जानते थे, पटना लॉन। 15 अगस्त 1947 में, एक वर्ष के बाद 15 अगस्त 1948 को इसका नाम बदल करके गांधी मैदान कर दिया गया। इससे पहले, आज़ादी से पहले, इसका नाम पटना लोन या बांकीपुर लोन के नाम से जानते थे। और बस इसी के साथ ये सारा आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा सकते हैं। आप अपना कमेंट, अपने वक्तव्य अपने बता सकते हैं। अगर इसका वीडियो आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए आपको, हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में हमें कॉन्टेक्ट करके हमें मांग सकते हैं और हमें एक-एक चीज़ें बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, एक-एक क्वेश्चन आपको नेस्तनाबूद करेंगे। अगर क्वेश्चन चाहिए तो निश्चित तौर पर आप हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।